क्वेश्चन नंबर बनता है ये 26 और ये पास पेपर का सवाल है। अब ना अगर पेपर में सवाल आना है ना 20 नंबर, हाँ जी। अब ये सवाल ना मैंने डिस्कस करना है, इसका वैसे सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा, लेकिन अभी आपने खुद करना है सारा। द क्लब हैज, पहले ही लिखा हुआ द अकाउंटेंट ऑफ लेयर क्लब वाज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ द चार्जेस ऑफ फ्रॉड ऑन दिसंबर 2016, यानी इस डेट को एक अकाउंटेंट छोड़ के जा रहा है, किस वजह से कि जी उसने कोई फ्रॉड किया। मिस्टर इमाद हैज बीन अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, उसकी जगह मिस्टर इमाद आया। गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और उसने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ये किस डेट की बात हो रही है? 31 दिसंबर 2016। The club has 33 members and the membership fee is 10,000 per annum. टोटल लोग कितने हैं? 3300, और हर बंदे ने कितनी फीस देनी है? The fee payable on each member become due on the first day of the quarter. मतलब जब उन्होंने ज्वाइन करना है ना, उसके पहले दिन, जिस क्वार्टर को उन्होंने ज्वाइन करना है, उन्होंने पैसे दे देने हैं। Which he become a member, the fees received in each quarter was as follows. अब उन्होंने बता दिया है कि ऐसा है कि आप लोगों के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 3300। हर बंदा कितने पैसे दे रहा है? 10,000। आपको ये क्या लिखा हुआ है? रिसीव। अगर आप 3300 मेंबर को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही अमाउंट बनती है। अब वो कहता है कि आपने 99,100,000 रिसीव किए फर्स्ट क्वार्टर में, अगर आप इसको 10,000 पे डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा पता है उसे क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मेंबर। अगर मैं 99, क्योंकि 10,000 एक बंदे की फीस है, और अगर टोटल जितने पैसे मिले हैं उसको 10,000 पे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मेंबर पता चलेंगे जो फर्स्ट क्वार्टर को बने। कितने लोग बने? 900, फिर 825, फिर 550, फिर 930। ये तो हमें पता चला कि 10,000 मेंबर्स बन गए। सॉरी, 10,000 एक मेंबर की फीस है, हमने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मेंबर्स आ गए। अगली बात कहता लास्ट ईयर जो फीस थी ना वो 9,000 पर एनम थी। लास्ट ईयर फीस 9,000 पर एनम थी। इस साल 10,000 है, लास्ट ईयर 9,000 थी। अगर आपसे मैं ये पूछूं क्या बता सकते हो पिछले साल कैसे पैसे मिले होंगे? 990 को 9,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करने की जरूरत नहीं है। 825 को 9,000 से मल्टी, क्योंकि ये 10,000 गिवन है तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय 10,000 पे डिवाइड कर देंगे, 9,000 से मल्टीप्लाई। अब यहां पर एक कहानी खत्म होगी और पूरे सवाल के अंदर मेन काम बस यही था कि आपने सब्सक्रिप्शन जिस बंदे ने आपको फर्स्ट क्वार्टर को दी, मतलब 1 जनवरी को दी पूरे साल की, तो ये इनकम भी है, रिसीव्ड भी है। लेकिन जिस बंदे ने 1 अप्रैल को पैसे दिए आपको पूरे साल के, उसके अंदर तो इसका मतलब एक क्वार्टर एडवांस भी है। इस साल भी एडवांस है, पिछले साल भी एडवांस था। इस साल 10,000 के हिसाब से एडवांस है, पिछले साल 9,000 के हिसाब से एडवांस था। फिर आगे देखें, इसके अंदर 6 महीनों का एडवांस होगा, इसके अंदर 3 महीनों का एडवांस होगा, सॉरी 9 महीनों का। अब अगर मैं एडवांस फाइंड करना चाहूं, जैसे पहले फर्स्ट क्वार्टर की 1 जनवरी को जो पैसे मिले वो मिले 99,100,000, और ये मेरे लिए सारे के सारे इनकम में चले जाएंगे, इसमें लायबिलिटी है ही नहीं, इसमें लायबिलिटी नहीं है। जो मुझे सेकंड क्वार्टर को पैसे मिले, सेकंड क्वार्टर या 1 अप्रैल, वो कितने पैसे मिले? 82। ये सारे पैसे इस साल में कंज्यूम नहीं होंगे, क्योंकि अप्रैल में आया, 12 महीने अप्रैल में खत्म हो गए।
तो 3 महीने का एडवांस मल्टीप्लाइड बाय 3/12, कितना आंसर आ गया? कितना? 20625। फिर थर्ड क्वार्टर जो कि 1 जुलाई बनता है वो कितने पैसे देते हैं? 5500,000। इसमें कितने महीनों का एडवांस हुआ? 6 महीनों का मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 275। फिर फोर्थ क्वार्टर 9350,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/2, कितना? 70125। ये जो अमाउंट आई है हमारे पास, ये क्या फाइंड किया हमने? लायबिलिटी, एडवांस। इस साल जो पैसे मिले वो ये हैं, उसमें से ये अगले साल से लिंक कर रहे थे। कितनी अमाउंट बन गई? 11,825,000। ये जो आपकी लायबिलिटी निकली है ये 10,000 के हिसाब से है। मेंबर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ना कोई नया मेंबर आया ना कोई पुराना गया, तो इसका मतलब है पिछले साल जो आपने एडवांस लिए होंगे ना, ये थे 10,000 के हिसाब से और पिछले साल थे 9,000 के हिसाब से, तो हमारी ब्रॉड ऑन लायबिलिटी भी आ जाएगी। कितनी अमाउंट आ रही? 10642500। अब जरा यहां पर एक और बात भी, अगर आपके दिमाग में ये बात ना आती तो ये तो आ सकता था ना कि पिछले साल जो मेंबर थे उनको 9,000 से मल्टीप्लाई कर दो और सेम स्ट्रक्चर कर दो, तो पिछले साल की लायबिलिटी भी आ जाएगी। मतलब वही मल्टीप्लाइड बाय 9,000, 3/12, 6/12, 9/12। मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स तो फाइंड कर लिए थे ना। या तो फिर क्योंकि सारे मेंबर चेंज तो हुए नहीं, ना कोई नया मेंबर आया ना कोई पुराना गया, तो बस अमाउंट ही चेंज हुई है, तो डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 9,000। अब आप लेजर बना लो सब्सक्रिप्शन। यहां पर मैं छोटा सा लेजर बना देता हूं, सब्सक्रिप्शन। पिछले साल जो आपने एडवांस पैसे लिए हुए थे वो कितने हैं? 10642500, 10642500। कैरी ऑन कितना लायबिलिटी का? 11,825। आपको जो कैश मिला हुआ है वो तो गिवन है ना, 33 मिलियन। ये रिसीव्ड ही था ना, जो सबको प्लस कर लो, चारों क्वार्टर की अमाउंट प्लस कर लो, ये वाली जो अमाउंट है, तो बात तो खत्म हो गई। आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट आ गई? 31,881,750। ये है इनकम फॉर द ईयर। और पूरे सवाल के अंदर अगर कोई चीज तंग करने वाली होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस या तो लाइफ टाइम मेंबरशिप होगा या फिर सब्सक्रिप्शन होगा। इसके अलावा बाकी तो कॉन्सेप्ट्स होंगे या थोड़ी सी पीआरसी एडजस्टमेंट होगी। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन वाला केस हो गया। इसमें तीन चीजें हमारे काम की हो सकती हैं, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन और इनकम। ब्रॉड ऑन किसके लिए चाहिए होता है? अगर आपको ओपनिंग बैलेंस ना गिवन हो, ओपनिंग फंड का बैलेंस ना गिवन हो, तो ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज चाहिए होते हैं। चलो जी, अगले सवाल पे आ जाए। समरी ऑफ बैंक अकाउंट। ये आई कैप चाहता है कि आपको पता हो कि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसका मतलब क्या है। ब्रॉड ऑन मिल गया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या एंट्री पास हुई होगी भला? क्योंकि ये बैंक अकाउंट है तो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, आपने कोई बैड डेट्स किए हुए थे वो रिकवर हुए, इनकम होगी ये तो सीधी सीधी। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या ये इनकम है? नहीं, ये तो फिक्स एसेट को बेच के जो पैसे मिले हैं। मेंबरशिप फी रिसीव्ड, अब जरा गौर तो फरमाएं, आप लोगों को कितनी मेंबरशिप फीस मिली थी पता है? आपको तो इतनी मिली है, इतने पैसे बैंक में आए हैं, तो बता सकते हो कैश फॉर्म में कितनी सब्सक्रिप्शन मिली होगी? देखो ना, आपको एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है इस साल? 33 मिलियन। ये इसमें से 19,800 तो आपको मिली है बैंक के थ्रू
तो बाकी कैश के थ्रू कितनी मिली? 13.2 million. 13,200। ये बातें समझ लग रही हैं? आगे चलते हैं। इंश्योरेंस आपने 175 पे की, रेंट रेट्स 4200, यूटिलिटीज फ्री होल्ड लैंड प्रेमिसेस, इसका मतलब क्या है? एडिशन। क्या मतलब है? एडिशन। कैश विदड्रॉल, बिजनेस के लिए आपने, ये ड्राइंग्स नहीं होती, याद रखें। कैश विदड्रॉल का मतलब है आपने बैंक से कैश निकलवाया है, कैश टू बैंक एंट्री पास है, ये जमा करवाया है, ये पैसे एक्सपेंसेस के लिए निकलवाया है। पेमेंट टू क्रेडिटर के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, ये क्या होगा? एक्सपेंस होगा, ये एसेट होगा, ये भी एसेट। और कैरीड ऑन, ये हमारा बैलेंस आ गया। अब ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, क्योंकि जिसका अब ओपनिंग क्लोजिंग होगा उसका बनाएंगे लेजर, वरना डायरेक्ट। अमाउंट्स पेड फ्रॉम पेटी कैश, सैलरी आपने, ये और एक्सपेंस हो गए, ये भी हमारे एक्सपेंस हो गए। यहां से हमारा काम शुरू हो रहा है। पहले तो इंफॉर्मेशन थी। द क्लब हैज अ टेक शॉप विच अर्नड प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑफ सेल्स। कुछ ट्रिक्स बताऊं, जब भी परसेंटेज गिवन हो कुछ ना कुछ सीपीएस से फाइंड होगा। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज सवाल के अंदर होगी ना, कुछ ना कुछ सीपीएस से भी फाइंड होगा। सेल गिवन होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लेना, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन होगी तो सेल। आगे, ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश। कहता है जितनी भी सेल्स करते हो टक शॉप से, किस बेस पे करते हो? ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग 500,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कहता है 500 का स्टॉक आपका जाया भी हो गया। अब नॉर्मल लॉस, स्टॉक जो जाया होता है वो क्या होता है? अब नॉर्मल लॉस। आगे वो कहता है जी WDV ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स 28 मिलियन, एक्सरसाइज इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 16, फिक्स्ड एसेट्स हैविंग WDV, ओपनिंग WDV were disposed 31st March. Fixed assets are depreciated under the reducing balance method. अच्छा ये तो मुझे बता दो कि जो आपने फिक्स्ड एसेट एक बेचा है 8 लाख का 31 मार्च को, मुझे बताओ इसके ऊपर गेन है लॉस है? बता सकते हो? 8 लाख वाला एसेट आपने 750 का बेचा, लॉस ऑन डिस्पोजल। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन किसके साथ लिंक कर रही है? नेक्स्ट, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड उसने बता दिया। आगे वो कहता है जी फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स, प्रीपेड रेंट, स्टॉक, टक शॉप। अब बनाए जरा एक पैटर्न अपना, जरा देखना जरा कैसे सवाल भागता है। क्रेडिटर का लेजर बनाकर परचेज फाइंड करेंगे। क्रेडिटर्स का लेजर बना के बन सकता है ना, स्टॉक का लेजर बनाएंगे फिर उसके बाद तो क्या फाइंड होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर मैं सीपीएस अप्लाई करूंगा तो क्या फाइंड होगी? सेल। बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपका दिमाग इस तरह से ही चलना चाहिए। देखिए क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, क्रेडिटर का लेजर बनाऊंगा, वहां से परचेज फाइंड करूंगा, कि परचेज आ गई तो स्टॉक अकाउंट बिल बनाऊंगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर सीपीएस अप्लाई करूंगा, सेल आएगी। अब प्रीपेड रेंट, रेंट का लेजर बनाऊंगा, रेंट एक्सपेंस आ जाएगा। बाकी मेरे पास बाकी थोड़ी सी चीज रहेगी, एक I16 की वर्किंग, डेप्रिसिएशन, बस इसके अलावा कोई चक्कर नहीं। एक छोटी सी कैश बुक मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि इमाद से पहले एक फ्रॉडिया था, वो भी तो हमें देखना है कि वो कितना कैश लेकर भाग गया। ठीक है, अब सबसे पहले आप बनाए जरा क्रेडिटर का लेजर बना करना, मुझे बता दें क्रेडिटर्स का लेजर बनाए और परचेजेस फाइंड करें कितनी है। ऊपर क्रेडिटर्स की पेमेंट्स गिवन है, ये है पेमेंट टू क्रेडिटर्स।
इन 1000 में कर लो चाहे। हाँ जी जनाब, सबसे पहले आप क्रेडिटर्स का लेजर बनाओ। ये वर्किंग वाला कौन सी होगी हमारी 2, क्योंकि पहली वर्किंग तो कर चुके हैं। क्रेडिटर्स कितना है ब्रॉड ऑन 2500, कैड ऑन कितना है 333। उसके बाद कैश पे कितना किया हुआ है 185 और ये तो अब आप ग्रिप पे है ना ये लेजर्स। हाँ जी परचेज आ गई 18985। वर्किंग नंबर 3 स्टॉक अकाउंट। इसमें थोड़ा सा मसला आएगा, आपको भी पता चल जाएगा मैं इक्वेशन से ज्यादा इसको क्यों प्रेफर करता हूं। ब्रॉड ऑन कितना स्टॉक का 2300 एंड पे गिवन है। कैरिड ऑन कितने है 2500 परचेजेस कितनी है 1898। एक एबनॉर्मल लॉस भी है इस दफा 500 का, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस से भी हमारा स्टॉक कम होता है। बाकी कोई डिफरेंस आएगा तो वो किसको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ। अच्छा नॉर्मल लॉस होता तो रिकॉर्ड ना करते, वो परपेचुअल में सिर्फ रिकॉर्ड होता है। कितना आ गया आंसर, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई 1828। ये हमारा स्टॉक। अब आपका है सीपीएस, इसके ऊपर सीपीएस अप्लाई कर दो, आपके पास सेल भी आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई, प्रॉफिट भी आ जाएगा। या तो अगर आप बहुत ही जल्दी में हो तो इसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करके ना डायरेक्ट प्रॉफिट ही फाइंड कर लो, छोड़ो सेल कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि प्रॉफिट भी तो आ सकता है, हमें तो प्रॉफिट चाहिए ना वहां, लेकिन फिर इतनी जल्दी अच्छी नहीं होती। हाँ जी ट्रेडिंग अकाउंट वर्किंग नंबर 4 ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स 18285 डिवाइडेड बाय क्या था सीपीएस 20% ऑफ व्हाट सेल है, तो इसका मतलब है सेल 100 है तो कॉस्ट कितनी होगी 80 और हमें क्या चाहिए 100। कितनी अमाउंट आ 2285.6.250 वो तो हमने वो कर ही रहे हैं ना उसके अंदर। हाँ जी लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल तो यही है 18285,000। हमारे पास जीपी आ गया 4571,250। अगर कोई कैफे के एक्सपेंसेस हैं तो वो माइनस कर दो, नहीं है तो ना करो। सैलरीज हैं तो सही, लेकिन वो हम इसकी नहीं मानते। अब आ जाओ यहां पे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल तो आ गया ना। अब हमें चाहिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। उसने कहा ओपनिंग WDV ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज 28 मिलियन। ओपनिंग स्टॉक एक्सरसाइज इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 16। ये क्या चीज है भला एडिशन, ये क्या है एडिशन, और ये ऊपर इंफॉर्मेशन बताई हुई है। एक्सरसाइज इक्विपमेंट ये है, ये कब खरीदा है 1 अक्टूबर। एक ये फ्री होल्ड लैंड परचेज है, ये एसेट में तो आ जाएगी, डेप्रिशिएट नहीं होगी क्योंकि फ्री होल्ड पर लैंड है। लीज होल्ड होती तो फिर शायद आ जाती। आगे चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हैविंग ओपनिंग WDV, बड़ी कमाल। उसने देखो एक एक चीज साफ साफ, हमें ओपनिंग WDV चाहिए होती है डिस्पोजल की, किस मकसद के लिए डेप्रिसिएशन के लिए। वर डिस्पोज्ड ऑफ 31 मार्च और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने बताया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे फाइंड होगा वर्किंग करके। वर्किंग नंबर नेक्स्ट
IAS 16 की वर्किंग जिंदगी में कभी ना भूलना। वर्किंग नंबर ये हमारी 5 है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। सबसे पहले ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। ब्रॉड ऑन कितना है? 28 लाख माइनस 8 लाख, 28 मिलियन माइनस 800,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट 20% है। कितना आंसर आ गया? 5440 में है ना, चलो वो तो बाद में देख लेंगे। ब्रॉड ऑन ऐसे ही होता है। फिर मुझे बताओ एडिशन या डिस्पोजल ही पहले बता दो। 800 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय कितना? 40 पूरा पूरा एडिशन। एडिशन की वैल्यू ऊपर गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर 73500 है, मल्टीप्लाइड बाय 20% है, मल्टीप्लाइड बाय रेट 20% टाइम 1 अक्टूबर है 3 कितना? 367 ये आपके पास आ गई डेप्रिसिएशन फॉर्मूला 5847। अच्छा, आपका जो गेन है ना वो वाला नहीं था। 800 में से 40 मजीद माइनस करेंगे, 800 में से 40 माइनस करेंगे, कितना आ गया? अब 760 वाला एसिड कितने का बेचा है वो ऊपर बताया। 760 वाला 750 का बेचा है तो लॉस ऑन डिस्पोजल। क्योंकि 800 तो बुक वैल्यू पड़ी है शुरू की, 3 महीने डेप्रिशिएट होने के बाद वो कितनी बच गई? 760। ये हमारी IAS 16 की वर्किंग होगी। इसमें क्या क्या चीज आना है SPL में? डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन डिस्पोजल। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इसकी कैरिड ऑन SOFE में कितना जाएगा, कैरिड ऑन SOFE में कितना जाएगा, तो लेजर बना लेना, काम आसान हो जाएगा। ब्रॉड ऑन 28,000 और डिस्पोजल 800 नहीं 760, क्योंकि वो जिस दिन बेचे उस दिन की बुक वैल्यू आनी। एडिशन 7350 और डेप्रिसिएशन 584.7। ये आपका कैरी डाउन आ जाएगा जो आपने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। ये लेजर अप्रोच है जी। 584.7.5 यहां पर पॉइंट आना। तो ये इसका जो कैरी डाउन है ये किधर जाना है बोला? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। अगर आपको कोई ओपनिंग फंड पूछता है तो 28 लाख क्लोज ओपनिंग फंड के लिए वर्किंग, मतलब जब ओपनिंग कभी कभी ना ओपनिंग फंड नहीं गिवन हो तो उसके लिए हमें तमाम ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज चाहिए। हाँ जी बताएं, ओके ये चले जी। अभी हमने फ्रॉड भी पकड़ना है। अच्छा, आपने ऐसा काम करना है कि कैश बुक तो हमें बैंक स्टेटमेंट तो गिवन है, आप ना कैश बुक बनाकर दे दें, जितना कैश का डिफरेंस होगा ना वो फ्रॉड होगा। आप कैश बुक बनाएं, जितना कैश का फर्क आ रहा होगा वो फ्रॉड होगा। अब जरा ध्यान से कैश बुक बनानी है, ये बहुत अच्छा सबसे ज्यादा मार्क्स वाली वर्किंग है। और मैं ये भी देखूंगा कि वाकई आप लोगों को ये चीजें पढ़ के पता चल रही हैं या नहीं। कैश बुक बनाओ, कहो तो ब्रॉड ऑन कैड ऑन में लिख देता हूं। ओपनिंग 25,000, ओपनिंग 3 लाख, चेक तो करो उल्लू का कान, 3 लाख को 25,000 बना के चला गया जी। अब जरा कैश जो इन हुआ है वो डेबिट करे, जो आउट हुआ है वो क्रेडिट करे, और मुझे बताएं कि कितना कैश फ्रॉड के जरिए चला गया।
भाई वो आउट हुआ सब्सक्रिप्शन के अमाउंट है लो मेरे भाई, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है ना, मेरे ख्याल में तो कैश की यही बातें हैं। अगर कोई और है तो वो भी लिख लेंगे। बाकी जो इन आउट हुआ है वो बैंक के जरिए हुआ है। एक उसने कहा कि टक शॉप की सारी सेल्स कैश पे है, यस सर, वो हम फाइंड कर चुके हैं। एक जो बैंक से पैसे विदड्रॉ करवाए, उससे भी तो कैश डेबिट हुआ। दूसरा जो सब्सक्रिप्शन कैश फॉर्म में आई, ऐसे था ना कि 19,800 आई थी बैंक में, बाकी कैश में। चले जी, बैंक में पैसे कितने निकलवाए बैंक से? 61200000। ये ऊपर गिवन है यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये 6120,000,000। सेल करके कितने पैसे आए थे? टोटल सेल 22,856। और सब्सक्रिप्शन कितनी आई थी? 132,000,000। ये वाला टोटल सब्सक्रिप्शन थी 33 मिलियन, जिसमें जितनी बैंक में चली गई बाकी की है। बैंक में पैसे जमा कितने करवाए? 3784,850। सैलरियां कितनी दी कैश फॉर्म में? 2300,000। 2300,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसिव 640,000। लो मेरे भाई, अगर स्टेनलेस साइड पर कोई बैलेंस बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो इधर का लॉस है। 166,275। 166,275। 1 लाख है या 16 लाख है? 16,62,750 का कैश आगे पीछे हो गया। ये चीजें, ये जजमेंट से तैयार होगी कि कौन से लेजर बनाने हैं। अगर मैं जितनी दफा मर्जी बता दूं, जब तक आपकी अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी पता नहीं चलेगा। ये सारे काम हो गए, अब हमने इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है बस। वो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूं क्योंकि ये खुद आपने बनाना है। कोई चीज रह गई है तो मैं उसकी वर्किंग करवा दूंगा, क्योंकि आपको पता है टाइम तो इतना होता नहीं हमारे पास। ये देखें, सब्सक्रिप्शन का लेजर, टक शॉप की इनकम और बैड डेट्स रिकवर्ड, इंश्योरेंस के पैसे, यूटिलिटीज, ये वो एक्सपेंडिचर आ रहे हैं। रिपेयर, सैलरी, सैलरी एक्सपेंस, लॉस ऑफ इन्वेंट्री, लॉस ऑन डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, रेंट एंड रेट्स का लेजर बनेगा। लॉस ड्यू टू फ्रॉड, ये सारे खर्चे लिखने के बाद आपका आगे ये आपने खुद बना लेना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि आप लोगों का माशाल्लाह। अच्छा, ओपनिंग फंड नहीं गिवन की, तो ओपनिंग फंड का फार्मूला क्या होगा? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। या फिर दूसरा प्रकार क्या है, सारा एफओएफई बना दे, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो ओपनिंग फंड में लिख दे, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो आपने फाइंड कर लिया है। अगर बाकी सारा गलत है तो फिर वो भी गलत है। जहां इतने गलत बर्दाश्त कर रहे हो, वहां एक और गलत बर्दाश्त कर लेना। चलें जी, अगले सवाल पे आ जाए।